हमारा कानून देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कानून के आज के इस हफ्ते के वीडियो में हम बात करेंगे वसीयत पर। वसीयत एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हर किसी को अपने जीवन काल में एक ना एक बार वसीयत ज़रूर बनाना चाहिए या बनाने का मौका पड़ता है। वसीयत क्या है? जैसे हम उसे कॉमन भाषा में भी कहें तो वसीयत जो है वो एक तरह का लीगल डिक्लेरेशन है आपकी इच्छा का कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज किया जाए या आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी स्वयं की कोई प्रॉपर्टी है जिसे वह डिस्पोज कर सकता है, मतलब किसी और व्यक्ति को दे सकता है, वह व्यक्ति वसीयत बना सकता है। अगले 10 मिनट के वीडियो में हम बात करेंगे वसीयत पर भारत में कानून क्या है और कुछ अहम बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं कि वसीयत की लीगल डेफिनेशन क्या है, मतलब कानून में वसीयत को कैसे डिफाइन किया जाता है। बात करें सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, सेक्शन इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वह वसीयत पर कानून है देश में। सेक्शन 2H वसीयत की डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से समझाता है। वह कहता है कि वसीयत में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, एक लीगल डिक्लेरेशन, मतलब वसीयत यदि कानून के हिसाब से बनाई जाएगी और कानून में जो जो रिक्वायरमेंट्स है यदि उन्हें पूरा किया जाएगा तो ही कानून जो है वो वसीयत को मान्यता देगा। दूसरा है कि वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके असेट्स हैं, उन्हें आप किस प्रकार से डिस्पोज करेंगे, आप उन्हें किनको देना चाहते हैं, यह जो है यह वसीयत का सब्जेक्ट मैटर होगा या मेन मुद्दा होगा। और तीसरा जो मेन रिक्वायरमेंट है सेक्शन 2H इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वसीयत का, वह यह है कि वसीयत हमेशा जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है उसके मरने के उपरांत में ही इफ़ेक्ट में आती है। मतलब आप वसीयत आज बनाते हैं लेकिन वसीयत जो है वो इफ़ेक्ट में तभी आएगी जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि कौन वसीयत बना सकता है। सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात, कोई भी व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति सही है और जो 18 साल से ऊपर का है वह व्यक्ति वसीयत बना सकता है। दूसरी बात, कोई भी शादीशुदा महिला जिसके पास अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी है वह भी वसीयत बना सकती है। तीसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता या देख नहीं सकता, यह यदि वो व्यक्ति वैसे मानसिक स्थिति में ठीक है, मानसिक स्थिति से सही है, तो वो व्यक्ति भी अपनी वसीयत बना सकता है बिना किसी परेशानी के। चौथी बात, यदि कोई व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी है लेकिन वह मानसिक बीमारी कुछ समय के लिए आती है और बाकी समय के लिए वह व्यक्ति ठीक रहता है, तो जिस समय पे वह व्यक्ति ठीक रहता है या वो समझ सकता है कि वह अपनी वसीयत के थ्रू क्या कर रहा है, वह ये समझने का या विवेकाधिकार रखता है, उस समय पे वह व्यक्ति भी अपनी वसीयत जो है वो लिख सकता है। चौथी बात, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब किसी भी मादक वस्तु का उसने सेवन करा है, शराब पी है, ड्रग्स लिया है, यदि व्यक्ति वैसे तो मानसिक हालत से ठीक है, 18 साल से ऊपर भी है, लेकिन यहाँ वो किसी भी इस प्रकार से स्टेट ऑफ माइंड में है जब उसका अपने ऊपर 100% कंट्रोल नहीं है, तो उस वसीयत को मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, वसीयत को इंडिया में रजिस्टर करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सारे लीगल सलाहकार आपको इस बात की सलाह देंगे कि एक बार जब आपने अपनी वसीयत लिख ली है तो उस वसीयत को आप रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर ज़रूर करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत साफ कर दिया है कि यदि आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं भी है तो उससे आपकी वसीयत की जेन्युइननेस पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ चूँकि यदि आपने वसीयत को रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्टर नहीं कराया, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन यदि आपने अपनी वसीयत को रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर कर दिया है और उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास अपने रिकॉर्ड में रहेगी, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जब की बात कोर्ट के सामने आएगी, मतलब जब सबूत करने की बात कोर्ट के सामने आएगी, तो वो बहुत ही पुख्ता सबूत होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाएगी कि यदि आपने अपनी वसीयत लिखी है तो आप ज़रूर अपनी वसीयत को रजिस्टर कराएं। अब वसीयत लिखने के लिए मेन चीज़ें क्या ज़रूरी है? हमने कहा कि उसे कानून के हिसाब से होना चाहिए, तो कानून क्या कहता है? 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़, जब आप अपनी वसीयत लिखें
तो उसमें आपका इंटेंशन बहुत साफ़ होना चाहिए कि आप इस वसीयत के थ्रू, मतलब इस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, इस रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और कितनी प्रॉपर्टी किस किस अनुसार किस किस को जाएगी। दूसरी बात, वसीयत पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यदि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, आप अपना साइन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना अंगूठे का इम्प्रेशन भी जो है वो उस डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। किसी परेशानी वश यदि आप अपना अंगूठा लगाने में भी सक्षम नहीं हैं, तो आपके डायरेक्शन के अनुसार कोई और व्यक्ति उस विल पर, उस वसीयत पर आपके कहे अनुसार सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन यह साफ़ होना चाहिए कि आपके डायरेक्शन पर कोई और व्यक्ति जो है वो उस पर सिग्नेचर कर रहा है। इसमें आपको 2 विटनेसेस की आवश्यकता है, मतलब 2 व्यक्ति ये कहना चाहिए कि उन्होंने आपको आपकी वसीयत पर सिग्नेचर करते हुए देखा, और इस बात के लिए वो खुद भी अपना सिग्नेचर करेंगे या अपना अंगूठा लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस जो हैं वो उस समय एक साथ आपके सामने हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले सिग्नेचर करा, एक व्यक्ति आया और उसके कुछ क्षणों बाद दूसरा व्यक्ति आया, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने आपको उस वसीयत पर सिग्नेचर करता हुआ देखना चाहिए, और दोनों ने आपकी प्रेजेंस में, मतलब आपके रहते हुए, उस विल पर अपना सिग्नेचर या अपना अंगूठे का निशान जो है वो लगाना चाहिए। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि वसीयत पर आपने सिग्नेचर कर दिया, दोनों विटनेसेस ने भी सिग्नेचर कर दिया, वो वसीयत जो है वो लीगल फोर्स में आ जाएगी, मतलब उस हम कहेंगे कि वो विल जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपके जीते जी आप अपनी वसीयत में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप वो बदलाव कर सकते हैं। आप वो बदलाव कैसे करेंगे? या तो आप फिर से एक नई विल लिखेंगे, पहली विल को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। आप एक नई विल लिखेंगे जिसमें आप इस बात का ब्यौरा देंगे कि आपने पहली दूसरी विल लिखी थी, उस विल की आप कॉपी लगा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि अब मैं ये नई विल लिख रहा हूँ। या आप ये कह सकते हैं कि मैंने पुरानी ये विल लिखी थी, लेकिन उस विल में मैं ये नए परिवर्तन जो है वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उन परिवर्तनों को दिखाते हुए आपको उन परिवर्तनों पर भी अपने सिग्नेचर करना पड़ेंगे। या तो आप एक नया लीगल मेमोरेंडम जिसे हम कहते हैं, मतलब एक नया डॉक्यूमेंट बना के उसे पुरानी वसीयत के साथ लगाकर उस नए डॉक्यूमेंट पर अपना सिग्नेचर कर दें, और उस पर भी आपको 2 विटनेसेस लगेंगे। दूसरी बात, यदि आप एक नया डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, आप पुरानी वसीयत में ही कोई बदलाव करते हैं, तो जहाँ जहाँ आपने कोई नया सेंटेंस जोड़ा है वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, और आपके विटनेसेस को भी वहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। जो मेन बात है कानून की दृष्टिकोण से वह यह है कि जब कोर्ट के सामने यदि कभी आपकी ये डॉक्यूमेंट जाती है, तो कोर्ट के सामने आपका इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने इसमें बदलाव करने की इच्छा जो है वो जाहिर करी थी, और उस पर आपने अपना सिग्नेचर या अपना अंगूठे का निशान जो है वो लगाया है। दूसरी बात, इंडिया में अलग अलग तरह की विल्स हैं। जो हम लोग जो मेन तरह की विल की बात करते हैं उसे हम अनप्रिविलेज्ड विल बोलते हैं। प्रिविलेज्ड विल वो होती है जो कोई व्यक्ति आर्मी में यदि काम करता है, या किसी प्रकार से समुद्र में, मिलिट्री में, मतलब गवर्नमेंट के कहे अनुसार यदि वो समुद्र पे काम करता है, या किसी प्रकार से एयर वॉरफेयर में इंक्लूड है, तो वो लोग भी विल बना सकते हैं। उसके लिए थोड़े से अलग कानून लगते हैं, लेकिन उसे हम प्रिविलेज्ड विल बोलते हैं। दूसरी एक जो तरीका होता है, जो टाइप ऑफ विल होता है, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट विल। कंटिंजेंट विल मतलब जब आप अपनी वसीयत में एक प्रकार की कंडीशन डाल दें कि यदि ये कंडीशन पूरी होगी तो ही मेरी विल जो है वो सामने आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मेरी बेटी के होने वाले बेटे को या मेरी बेटी की होने वाली बेटी को जो है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ या करती हूँ, और आप यदि नहीं रहते हैं, लेकिन आपकी बेटी को आपने कहा है कि आप बेटी की बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे, पर बेटी को बेटी नहीं होती है, तो वो विल जो है वो फिर इफ़ेक्ट में नहीं आएगी। ये एक सोचने वाली और महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये भी कंटिंजेंट विल जो है उसे भी भारत के कानून में हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग डुप्लीकेट विल बनाते हैं। डुप्लीकेट विल मतलब ये होता है कि आपने एक वसीयत बनाई, उस वसीयत की एक कॉपी आपने अपने पास रखी और एक वसीयत जो है वो आपने रजिस्ट्रार के पास रखी। अब ऐसी कंडीशन में दोनों विल एक समान है, दोनों के पास सिग्नेचर्स हैं। यदि आपके मरने के पहले किसी भी समय आप अपने पास रखी हुई वसीयत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तोड़ के जला देते हैं, तो दूसरी जो रजिस्ट्रार के पास रखी हुई विल है उसे अपने आप ही जो है कानून में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, उसे वॉइड माना जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वसीयत बनाते समय यदि कोर्ट के सामने किसी भी समय यदि विल आपकी चैलेंज होती है, वसीयत चैलेंज होती है, और यदि ये पाया जाता है कि आपने वसीयत किसी भी प्रकार से किसी के डर में,
किसी के धमकाने पर, किसी भी प्रकार के फ्रॉड पे, मतलब किसी ने आपको ज़बरदस्ती यदि विल बनवाई है या धोखे धड़ाकी से आपसे यदि विल साइन करवाई है, तो वो विल या वो वसीयत जो है उसे कानून में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो यदि आप एक 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, आपकी मानसिक हालत ठीक है और वो प्रॉपर्टी जो स्वयं आपकी प्रॉपर्टी है, जिसे आप किसी और को देने का अधिकार रखते हैं, उस प्रॉपर्टी को आपके जीवन उपरांत क्या उस प्रॉपर्टी का किया जाएगा, आप अपने जीते जीते किसी भी समय उस वसीयत को बना सकते हैं और उसे कानून में रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं रहता है और जीवन बहुत छोटा है, आपको पता नहीं जीवन कब ख़त्म हो जाएगा। यदि जीवन ख़त्म हो जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे जो है वो केस मुकदमे हो जाते हैं। इसलिए सबको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने रहते रहते ज़रूर एक वसीयत जो है वो बनाएं और उस वसीयत पे 2 लोगों का सिग्नेचर लें, अपना सिग्नेचर उस पर दें और उसे ज़रूर जो है रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करवाएं। मैं आशा करती हूँ कि यह छोटा सा हमारा कानून का इस हफ्ते का जो वीडियो है वसीयत पर, वो आपके काम आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मैं फिर पेश होंगी एक नए विषय के साथ और हम चर्चा करेंगे एक नए कानून पर। मैं अवनी बंसल भारत में एडवोकेट हूँ और करंटली हार्वर्ड लॉ स्कूल में हूँ। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।